सबसे पहले सीधे रुख करते हैं प्रशांत कपूर का, उनसे ही जानकारी लेंगे। प्रशांत जी, हम बात ये कर रहे हैं कि एक ऐसा समय आया 27 साल के बाद, जब दिवाली के बाद सीधे जो है सूर्य ग्रहण लगा। शायद इससे पहले समय था 1995 का, जब ऐसा वक्त देखने को मिला। तो अब लोगों के मन में यही सवाल है कि सूर्य ग्रहण तो लग गया, लेकिन इसके बाद क्या किया जाए, अपने लिए कैसे सुरक्षा कवच तैयार करें, एक बार विस्तार से उस पर आपसे जानकारी। तमन्ना जी, एक तो मंगलवार को सूर्य ग्रहण लगना, और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर हम मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो इसके विश्व पर डेफिनेटली बहुत ही अशुभ एंड शुभ प्रभाव देखने में आएंगे। जैसे मैंने बात भी कही थी कि सूर्य से देखा जाता है, राजा के बारे में विचार किया जाता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण लगता है और अच्छा एक सही वेद नहीं होता है तो ये राजा और राजनीतिज्ञों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे अगर हम भारत की भी बात करें तो सिक्स्थ हाउस प्रभावित होता है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें कुछ पॉलिटिशियंस को ला इलाज रोग बनेंगे, हार्ट की ट्रबल आएगी। एक बात मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ बीच में, प्रोफेसर अर्जुन जी ने एक बात कही थी, मैं उस बात से सहमति रखता हूँ कि देखिए जो प्रभाव है वो तो पूरे विश्व पर पड़ेगा और मानव जाति पर भी पड़ेगा। और जो उन्होंने कहा था कि जो इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा मैं कि एक व्यक्ति विशेष जातक जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है, उस व्यक्ति विशेष पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और वो किस तरह से बनेगा? अगर किसी की कुंडली में सूर्य के साथ या तो केतु की या तो राहु की युति होगी तो उस व्यक्ति विशेष पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति विशेष को माइग्रेन, साइनस, सर दर्द की समस्याएं, ब्रेन ट्यूमर या हार्ट की ट्रबल्स, ये सारी समस्याएं अचानक ही बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे एक मैं अभी नाम भूल गया हूँ, शायद मदन गुप्ता जी ने बात कही थी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या मान लीजिए कोई ट्रेन में कोई सफर कर रहा है तो उनके लिए रूल लागू नहीं होते। देखिए मेरा यहाँ पे अपना अलग मानना है, मेरी अलग सोच है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम नियमों को फॉलो करना चाहते हैं या प्रभाव देखना चाहते हैं। देखिए अगर आप कोई भी ये जो बातें लिखी गई हैं नियम, ये पंचांगों में लिखे हैं, शास्त्रों में लिखे हैं। आज हम 2022 में हैं। जिस तरह से पहले शास्त्रों में पैरामीटर दिए हुए हैं मेदिनी ज्योतिष के भी, वो 2022 में अप्लाई नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी हिपोक्रेसी देखी गई है। जो वो पैरामीटर थे उस समय जो लाइफस्टाइल था, लोग गांवों में रहते थे, सूर्य ग्रहण जब लगता था तो पूर्ण पद्धति को फॉलो किया जाता था। लेकिन आज लोग शहरों में रहते हैं। जैसे आपने बीच में बात कही थी कि अगर बात करते करते आपको प्यास लगेगी तो क्या आप पानी नहीं पिएंगे? तो देखिए अब लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। अब उन पैरामीटर्स को अगर पूर्ण तरीके से फॉलो करेंगे तो समस्याएं बहुत खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल समस्याएं होंगी। प्रशांत जी, हम अशोक वासुदेव जी से भी समझ लेते हैं कि क्या वो आपकी बात से सहमत हैं। अशोक जी, आप क्या मानते हैं? प्रशांत जी का ये कहना है कि अब 2022 चल रहा है और आज से पहले जो लाइफस्टाइल था वो बहुत अलग था, अब का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है, इसलिए इसके जो पैरामीटर हैं वो भी अलग तरीके से लागू होंगे। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए 100% इनसे मैं सहमत हूँ। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है सर कि देश, काल और पात्र, इन तीन चीजों को देख करके ही ज्योतिष बांचना चाहिए। पर जब आप ज्योतिष कर रहे हैं तो देश, काल और पात्र, देश जहां आप कर रहे हैं, काल जो कालखंड चल रहा है, और पात्र जिसका आप कर रहे हैं, उस हिसाब से ही अपने ज्योतिष को बदलना चाहिए। इसीलिए हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड भी लेते हैं और उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ भी हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, सारी चीजें लेती हैं। तो उसी हिसाब से अब सतयुग के अंदर ये शास्त्र लिखा गया, उसका त्रेता में कुछ और महत्व होता है, द्वापर में कुछ और है, और कलयुग के अंदर ज्योतिष का महत्व कुछ और हो जाता है। पहले हमारे पास कोई भी व्यक्ति ये पूछने नहीं आता है कि भाई हमें ईश्वर की प्राप्ति कब होगी, या फिर हमें ये बताइए मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा। हर आदमी ये पूछने आता है नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, मेरे पास पैसे कब आएंगे। तो ये सारे के सारे योग जो है ये दैन्य योग होते हैं। इनसे कोई व्यक्ति के संसार में आने का ध्येय पूरा नहीं होता है। संसार में व्यक्ति इसलिए आता है ताकि वो हरि का नाम जप सके और हरि में मिल सके। ये कलयुग का महत्व है मेनली। तो मैं बिल्कुल इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि देश, काल, पात्र। दूसरी बात है
9 इंची 18 इंची दीवार के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो वहां पर कोई इम्पैक्ट इतना होता नहीं है किसी चीज का कि हम उसका पालन करें। पहले लोग खुले में अपना खेती बाड़ी करते थे, नहाते धोते थे, और उनके पास इतने मकान नहीं होते थे, तो उस समय प्रिकॉशंस के लिए बोला जाता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में उन सारे प्रिकॉशंस की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आशीष जी, ये समझने वाली बात है। ठीक है मदन गुप्ता जी, मैं ये समझना चाहूँगी कि आज की जो जनरेशन है, जो जनरेशन गैप है, उसमें विचारधारा का भी फ़र्क है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे हैं जो विश्वास नहीं भी करते हैं, कुछ है जो समझते भी हैं इन चीज़ों को। अगर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो जनरेशन गैप है वो इस चीज़ को कैसे समझें? कौशल जी, बात यह है कि जो आज का यूथ है, युवा वर्ग है, वो लॉजिक पे जाता है, और एस्ट्रोलॉजी हो या मेडिकल हो, उसमें लॉजिक होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने भी कहा कि पहले का जो लाइफस्टाइल था वो डिफरेंट था। आज की डेट में हमें प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, और ज्योतिष भी प्रैक्टिकली चेंज होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हमारे उसमें धर्म ग्रंथों में दी गई है, हम उसको कई बार आंख मीच कर ही फॉलो करते हैं। आंख मीच कर फॉलो नहीं करना है, बदलते हुए समय के अनुसार चलेंगे तो बहुत जरूरी रहेगा। और ज्योतिष भी बदला है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि जो राहु का खास जो इम्पैक्ट है आज की डेट में, वो बहुत ज्यादा पड़ता है, और सूर्य ग्रहण लगता भी राहु और सूर्य के कॉम्बिनेशन से है। पहले राहु को एक अलग सा छोटा सा ग्रह माना जाता था, क्योंकि छाया ग्रह है। लेकिन आज अगर विदेश यात्रा की फोरकास्ट करनी है या ऐसी ही कुछ फोरकास्ट करनी है, तो राहु को ही देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि तब विदेश यात्राएं कहाँ होती थी जी। और आज की डेट में हर आदमी बाहर जाना चाहता है, तो राहु का जो रोल है वो हॉरोस्कोप में या निर्णय ज्योतिष में बहुत प्रबल हो गया है। एक बात मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा कि ये ग्रहण आज लगा है, ये तुला राशि में लगा है। तुला राशि के बारे हमारे एक सज्जन ने बोला कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो राजनेता हैं, इनके लिए परेशानी होगी। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए ना, अगर नीच राशि का सूर्य आज की डेट में है, तो सुनक जी कैसे बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो वो भी एक विचार नहीं है। तो यहाँ पर ज्योतिष को हमें दूसरे एंगल से भी देखना होगा कि हम एक ही रॉड पे सारे विश्व को नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं हमें अलग अलग हिसाब से देखना चाहिए। बिल्कुल, हर एक चीज़ का एक अलग एंगल है। मदन जी सही कह रहे हैं आप। अरुण कुमार वाधवानी जी से मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि प्रोफेसर भी हैं तो शायद चीज़ों को प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अरुण जी, जिस तरह से जो है मदन गुप्ता जी कह रहे हैं कि अब चीज़ों को प्रैक्टिकली हमें अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि वक्त बदलता जा रहा है तो चीज़ें भी बदलनी चाहिए। लेकिन अरुण जी क्या माने, अगर बदलती चीज़ों के साथ इन तमाम चीज़ों को भी बदला जाए, उसका कुप्रभाव हो, वैसा कोई शक मन में पैदा हो जाए, तो उसका क्या समाधान? मैडम, मैं सर से बिल्कुल एकदम सहमत हूँ, क्योंकि पहले के जो पैरामीटर्स के अलग थे और आज के पैरामीटर्स अलग है। सिंपल एग्जाम्पल देखिए, एक ही सिटी है, एक सिटी के अंदर 2 बच्चों का जन्म हुआ, राइट? दोनों का सेम टाइम, सेम सब कुछ, सेम लैंग्वेज, एटीट्यूड, सेम सिटी है, राइट? एक है विधायक का बेटा और एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, ठीक है? तो आप ये देखेंगे कि इसमें क्या करता है, इनिशियल कंडीशंस जो है सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। मतलब लेवल ऑफ राइजिंग, जैसे यदि किसी गरीब व्यक्ति के घर बच्चा पैदा हुआ तो वो विधायक बन जाएगा, और जो विधायक का बेटा है वो मंत्री तक बन जाएगा। तो द लेवल ऑफ राइजिंग इज द सेम फॉर बोथ द केसेस। तो जो उनकी इनिशियल कंडीशन है उससे ऊपर जाता है वो, ऐसा नहीं कि दोनों मंत्री बन जाएंगे। तो जो स्ट्रेंथ होती है दोनों की वो सेम है। मतलब वो गरीब व्यक्ति को उन्होंने वहां पर विधायक तकवा दिया और विधायक को मंत्री तकवा दिया। तो इसी तरीके से ये टाइम टू टाइम आपको पैरामीटर्स चेंज करने पड़ते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में, पुराने ज्योतिष शास्त्रों में केवल 9 ग्रहों को माना गया है और नेपच्यून का वहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है। हालांकि 1700 में ये नेपच्यून की खोज हुई है, और अब देखेंगे कि नेपच्यून का प्रभाव जो महामारियां हुई सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, ये क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। जिस तरीके से अपनी केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शन में एक उत्प्रेरक जिसको कैटलिस्ट कहते हैं वो डाल दिया जाता है, तो उसकी चेन रिएक्शन बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से
जब कोई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये क्या करते हैं कि एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसकी रिएक्शन को फास्ट, उसके प्रभाव को एकदम बढ़ा देते हैं। तो किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल, यानी कि पर्सन टू पर्सन जो है ये प्रभाव डालता है। किसी के लिए ये जो है लाभदायक हो सकता है, किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ठीक है अशोक वासुदेव जी, मैं बेसिक सी चीज़ समझना चाहूँगी क्योंकि अपने दर्शकों के लिए भी ये, मैं सिर्फ सबसे पहले जनरेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ पर 3 जनरेशन एक साथ रह रही है, यानी कि दादाजी हैं, उनके माता पिता हैं, उनकी युवा पीढ़ी है, और कुछ जगह पे 2 जनरेशन एक साथ रह रही हैं। तो उनकी जो विचारधारा है, उनके जो मेल मिलाप है वो नहीं हो पाते। अब माता पिता अगर ये कहते हैं कि अभी सूर्य ग्रहण लगा है, जैसे कि कहा जाता है घर से बाहर नहीं निकलना है या कोई चीज़, तमाम चीज़ें खानी नहीं है, और युवा पीढ़ी कहती है कि ठीक है अब थोड़ा चेंज आना चाहिए और इसमें जो है इतना ज़्यादा इस चीज़ को मानने की भी ज़रूरत नहीं है। इन विचारधाराओं के मेल की मैं बात कर रही हूँ, उस सिचुएशन में क्या किया जाए? शायद ये मैसेज जो है हर जनरेशन के लिए होगा। वासुदेव जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज के युग में जी। यहाँ पर 3 जनरेशन यानी कि दादा, उस बच्चे का पिता और बच्चा, तीनों इकट्ठे रहे। तीनों जनरेशन में आपको बहुत फर्क मिलेगा। उसका कारण तो आपको मालूम है कि जनरेशन गैप तो होता ही, हर चीज बहुत अलग होता है। लेकिन जो हमारी वैदिक विज्ञान है, वैदिक पद्धति है, जो वैदिक साइंस है, या मैं ये कहूंगा कि हमारा जो सनातन धर्म है, उसके अंदर का जो क्षय हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो हमारी जो पीढ़ी है, हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने सनातन धर्म का, अपने धर्म का वैज्ञानिक रुख नहीं दे पाए। इसमें गलती हमारी, उस जनरेशन की कोई गलती नहीं है। हमें उनको बताना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारे षोडश संस्कार है, जो 16 संस्कार हम लोग जिनका पालन करते हैं, इवन जो हम पाठ पूजा भी करते हैं, इवन जो मेडिटेशन करते हैं, उसके पीछे हमारे शारीरिक विज्ञान का सत्य छुपा हुआ है, शरीर का विज्ञान छुपा हुआ है, शरीर का विज्ञान छुपा हुआ है। और दूसरी बात, जो अदृश्य चीजें हैं, जो आपकी एस्ट्रल और कॉजल बॉडी है, जो सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, वो भी कुछ महत्व रखते हैं। अब आप उसको साइकोलॉजी ले लो, साइकेट्री ले लो, या सिजोफ्रेनिक ले लो चीजों को, उनका भी महत्व हमारे जीवन पर होता है। हम केवल आने वाली जनरेशन को वो चीजें नहीं समझा पाए। दूसरी बात है, इसमें गलती हमारी, हम जनरेशन की है, आने वाली जनरेशन की गलती नहीं है। क्योंकि विज्ञान जैसी तरक्की करेगा तो दुनिया के जितने भी सीक्रेसी है वो सारी लीक होती जाएगी। और हमें ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ या ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, उनको पता लग रहा है। लेकिन उसको हमें अपने जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उससे जोड़ करके देखना चाहिए और उससे जोड़ करके उनको उसका वैज्ञानिक सच्चे और तथ्य रूप में उनके आगे रखना चाहिए, ना कि सिर्फ सुपरस्टिशियस वे में। बिल्कुल अशोक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये कही है और उसी के साथ मैं आपका शुक्रिया भी करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब सीधे, क्योंकि प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े, मैं उनसे ही जानना चाहूंगी, जब बात वासुदेव जी ने शिक्षा की है, विज्ञान की है, अरुण जी मैं ये समझना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि जो जनरेशन गैप है वो इसीलिए आता है क्योंकि वो तमाम चीज़ें हम उन्हें परोस नहीं रहे। तो ये माने कि हमारी कमी है कि आखिर किससे क्या नुकसान हो रहा है और बच्चे इसको इतना लाइटली क्यों ले रखे हैं, क्योंकि उसके बारे में या तो उन्हें ज्ञान कम है या फिर हम ही वो ज्ञान उन्हें नहीं परोस रहे, ये एक कमी माने। हाँ बिल्कुल, एक अपन को ज्ञान भी नहीं दे रहे हैं, एक ये भी एक कमी है। और ज्योतिष का जो रिसर्च होनी चाहिए थी वो रिसर्च नहीं हो पाई है। जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है इसके लिए काफी रिसर्च कराती है मेडिकल साइंसेस के लिए, ज्योतिष पर उतना रिसर्च नहीं करा पाई है। और अभी देखिए, इसी कारण मैंने जो अपने रिसर्च पेपर लिखे थे, उन दोनों रिसर्च पेपर से मैंने केवल यही लिखा था कि इंडिया की सक्सेसफुल वैक्सीन कब आएगी और सेकंड पेपर वो कैसे होगा, ये महामारी कब तक चलेगी। तो वो मैंने इसी को साइंटिफिक वे में इसको जोड़ा है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम बना के, कि पिछले जो 5 ऐसे जो सूर्य ग्रहण 5 हुए हैं, या जितने भी 5 महामारियां हुई है पिछले 1700 से लेकर जो मेजर, उनको मैंने कंसिडर किया था। इसी तरीके से बच्चों को ये समझाया जा सकता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो पुराने हुए हैं, पिछले 100 साल के अंदर हुए हैं, और क्या घटनाएं घटी हैं उस समय, उससे एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम बना के, जिससे कि 100% ये बच्चे इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि मैंने इसके कई एक्सपर्ट टॉक दिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, और सबने इसको एक्सेप्ट किया गया, उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके उनको दिखाया कि ये इस तरीके से वर्क करता है। तो नॉलेज बेस्ड सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आजकल ये जो सब चल रहा है, तो इसको मैंने ज्योतिष के साथ क्लब किया हुआ है।
तो इसी तरीके का रिसर्च और होना चाहिए कि जिससे कि जो जनरेशन, जो आज की जनरेशन है वो उसको साइंटिफिक वे में एक्सेप्ट करती है और ज्योतिष को एक्सेप्ट नहीं करती है। यदि इन दोनों के ऊपर रिसर्च करा के क्लब किया जाए दोनों को, तो ये बहुत अच्छे से बच्चे समझ सकते हैं। और मैंने कई बच्चों, कई एक्सपर्ट टॉक दिए इसमें, तो कई उनको क्लियर समझ में आ गया क्या दिस इज द वे हाउ टू जनरेट द नॉलेज बेस्ड सिस्टम। बिल्कुल अरुण जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि रिसर्च की भी ज़रूरत है और शायद ये कहीं ना कहीं इस ज्ञान की बच्चों को देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर लाइट वे पे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये नुकसानदायक हो सकता है उनके लिए, इसीलिए पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। अधूरा ज्ञान आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है अरुण जी, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ।